हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम ग्रोन लर्निंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट 7 के बारे में, जो है जेनरेटर डायोड के बाद का पार्ट, जिसके बारे में आज हम देखेंगे फिल्टर सर्किट और रेक्टिफायर के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रिस्टल डायोड के बारे में, उसके रेजिस्टेंस के बारे में, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के बारे में, बैकवर्ड रेजिस्टेंस के बारे में, रिवर्स रेजिस्टेंस के बारे में, एसी रेजिस्टेंस के बारे में, डीसी रेजिस्टेंस के बारे में। उसके बाद फ्रेंड्स फिर हम आएंगे रेक्टिफायर्स पे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप रेक्टिफायर। उसके बाद आएंगे फ्रेंड्स जो है ब्रिज रेक्टिफायर। उसके बाद फ्रेंड्स हम जो है फिल्टर सर्किट, चोक सर्किट। उसके बाद हम फ्रेंड्स क्या करेंगे कि हम वोल्टेज डबलर के बारे में बात करेंगे, फिर वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा चैप्टर ऐसे करते करते धीरे खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते रह चलेंगे। लेकिन आज इस टॉपिक में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, थ्रू आउट चलेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। क्रिस्टल डायोड। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिस्टल डायोड, ये क्रिस्टल डायोड होता क्या है? ये पीएन जंक्शन को ही बोलते हैं क्रिस्टल डायोड। पीएन जंक्शन को क्रिस्टल डायोड क्यों क्यों बोलते हैं, आइए समझते हैं। इसी को बोलते हैं पीएन जंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, पीएन जंक्शन को ही बोलते हैं क्रिस्टल डायोड। पीएन जंक्शन को क्रिस्टल डायोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसमें पी और एन टाइप के जो मेटल होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, सॉरी नॉट मेटल, जो एलिमेंट होते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं पी और एन टाइप के, वो क्या होते हैं? प्रॉपरली डोप्ड होते हैं। प्रॉपरली मतलब एक ऑर्डर में जो होते हैं, ऑर्डरली प्रॉपरली डोप्ड होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। इनके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो इनके एटम्स होते हैं, वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं। अरेंज होने के बाद उसमें पैक्ड हो जाते हैं, इसलिए उसको क्रिस्टल बोलते हैं। और जो क्रिस्टल से जो जंक्शन बनता है, जो क्रिस्टल से जो डायोड बनता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टल डायोड। ठीक है फ्रेंड्स, पीएन जंक्शन को हम क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं। क्रिस्टल डायोड या पीएन जंक्शन, मैंने इसके पहले ही बताया था पीएन जंक्शन के बारे में क्या आज बात करते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि एज अ स्विच भी ये काम करता है। ठीक है, इट्स बिहेव लाइक अ स्विच। और इसका दूसरा काम जो है वो क्या? रेक्टिफाई करना। एसी सिग्नल्स को रेक्टिफाइज करने का मतलब है कि वो डीसी में कन्वर्ट कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला बात काम क्या करता है कि स्विच जैसा काम करता है। दूसरा काम क्या करता है? ये रेक्टिफाई करता है, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हम जो है कि उसको आगे यूज में ले सकते हैं। जैसे हमारा घर का एलईडी बल्ब हो गया है, ठीक है, और हमारे मोबाइल डिवाइसेस हो गए, हमारे चार्जिंग डिवाइसेस हो गए, वो सारे के सारे क्या करते हैं फ्रेंड्स? एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद हमारे फोन्स को या एलईडी बल्ब को जलाते हैं। आपने देखा होगा जैसे ही स्विच ऑन करते हो, 0.00 माइक्रो 1 सेकेंड का टाइम लगता है, सेकेंड का टाइम लगता है, जिसकी वजह से बल्ब, हमारा एलईडी बल्ब जलता है। थोड़ा टाइम डिले होता है। क्यों डिले होता है? कि वो जो हमने एसी सिग्नल भेजा, वो एसी सिग्नल डीसी में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद बल्ब हमारा रिएक्ट करता है। तो इस प्रोसेस को ही आज हम समझेंगे कैसे क्या काम करता है और इसके पीछे क्या क्या सर्किट लगी होती है। जब आप एलईडी बल्ब को खोलोगे तो एक चिप टाइप का उसमें आपको देखने को मिलेगा, मदरबोर्ड जिसको बोलते हैं उसका। ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आपको रेक्टिफायर होता है और कुछ नहीं होता है। रेक्टिफायर में फिल्टर सर्किट लगे होते हैं, और जो आप सर्किट, जो आप वोल्टेज दे रहे हो, उसको वो एसी से डीसी में कन्वर्ट करके बल्ब को आपके जलाता है। ठीक फ्रेंड्स, यही हमारे इन्वर्टर में भी काम होता है। इन्वर्टर में हमारा दोनों चीज़ लगा होता है, रेक्टिफायर भी लगा होता है और ऑसिलेटर भी लगा होता है, जो डीसी को एसी में बनाता है, जिसको हम आगे चैप्टर्स में भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम बात, फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि हमने act as a crystal diode act as a switch और rectifies AC to DC। ठीक है, AC को DC में कन्वर्ट करता है और रेक्टिफायर करता है। ठीक है, एसी डीसी में, और एज ए स्विच भी काम करता है। अब कैसे समझते हैं इसको समझने के लिए बड़ा आसान है। यहाँ पे देखिए, एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, आई होप आप समझ रहे होंगे। आरएल सर्किट यानी आउटपुट, जहाँ इसके अक्रॉस जो हमको आउटपुट चाहिए, इसके अक्रॉस, अक्रॉस मतलब पैरेलल या उसके पास या उसके उसके में, इसमें जो चाहिए क्रॉस, जो हमें आउटपुट चाहिए वो आरएल के थ्रू चाहिए। हमने एक एसी सप्लाई दिया है, एसी वोल्टेज दिया है वी इन, जो दिया वी इन हो रहा है, जो अंदर जा रहा है, जो दिया जा रहा है, उसको वी इन बोलते हैं। जो मिलेगा उसको बोलते हैं वी आउट। हमने इस सिग्नल को एज अ ग्राफ हमने दिखाने की कोशिश की है। तो जब हमने दिखाया तो एज मैंने हमने एसी दिया, एसी ग्राफ आपको पता है साइन या फिर कोसाइन, दोनों ही तो फॉर्म में होता है, या तो कोसाइन या फिर साइन होगा। ठीक है, साइन कब होता है, कोसाइन कब होता है, ये मैंने आपको बता चुका है ऑफलाइन क्लासेस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही चीज़ यहाँ पे, ये साइन ग्राफ है, जो जीरो से स्टार्ट हो जाए वो साइन होता है, जो जीरो के बाद स्टार्ट हो उसको कोसाइन बोलते हैं। यानी जो 90 डिग्री पे स्टार्ट हो उसको कोसाइन बोलते हैं ग्राफ को, और जो 0 डिग्री पे स्टार्ट हो उसको साइन ग्राफ बोलते हैं। ठीक है,
इसके पीछे मैं डिटेल्स को नहीं जब समझाऊंगा, सिंपल से यहाँ समझिए। ठीक है, यहाँ सिंपल से आप समझिए। ये वी इन है, हमने 50 वोल्ट का दिया, पीक जो वीएम जो होता है, पीक हमारा जो वोल्टेज होता है यहाँ पे, वो क्या होता है फ्रेंड, जो वीएम होता है मैक्सिमम जो हमारा वोल्टेज होता है, या वोल्ट मैक्सिमम करंट जो होता है, तो मैक्सिमम हमने वोल्टेज दिया 50 वोल्ट का। ठीक है, इस डायोड से गया यहाँ पे। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव यानी अपर हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो होता है, ये डायोड एज अ फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। अब फॉरवर्ड बायस में होने से क्या होगा, इसमें ऐसे करंट फ्लो होगा, और एक हमें क्या मिलेगा, 50 जितना वोल्ट का दे रहे उतना ही वोल्ट का हमको क्या मिलेगा, डीसी वोल्टेज मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, ये रिवर्स बायस में एसी ऐसे जाने लगेगा। जब एसी ऐसे जाने लगेगा तो ये यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, जबकि ये पॉजिटिव है रिवर्स बायस में, हाफ साइकिल में, लोअर हाफ साइकिल में। तो ये रिवर्स बायस जैसा काम करेगा और ये बंद हो जाएगा, यानी यहाँ से कनेक्शन ऐसे टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कनेक्शन ब्रेक होने का मतलब कि ऐसे हो जाएगा, ये ऐसा लगे वहाँ डायोड है ही नहीं, कि डायोड उसको करंट को आगे फ्लो होने नहीं देगा, और सर्किट क्या होगा वहाँ पे ओपन हो जाएगा, यानी डिस्क्लोज हो जाएगा। ठीक है सर फ्रेंड्स, तो फिर यहाँ से वो सर्किट ओपन होने के बाद करंट यहाँ फ्लो नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो ये यहाँ पे इतना गैप मिल जा रहा है, जो यहाँ से ऐसे जाएगा वो यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है, इसलिए गैप हो जा रहा है। फिर वहाँ से जो डायोड फिर वहाँ आएगा, फिर डायोड फॉरवर्ड बायस में डायोड हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस में जो डायोड होगा फिर से वो काम अपना शुरू करेगा, और फिर से ये वाला ऐसे जब करंट ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करके करके नेक्स्ट पार्ट में, तो फिर ऐसे जाएगा। यानी हर वो लोअर, या फिर लोअर मतलब लोअर हाफ में या नेगेटिव हाफ में क्या होगा, वो डायोड रिवर्स बायस जैसा काम करेगा। रिवर्स बायस जैसा काम करने से क्या होगा कि वो एज अ स्विच काम करेगा, और एज अ स्विच वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने से क्या होगा कि वहाँ गैप मिल जाएगा, यानी बस हमको अपर हाफ का एक ग्राफ मिलेगा। इस टाइप के ग्राफ को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। जब हम इसमें एक और डायोड लगा देंगे तो उसको बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, जो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोज में। आप देखते जाइए, बिना टाइम को गवाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ क्रिस्टल डायोड। रेजिस्टेंस ऑफ क्रिस्टल डायोड क्या होगा, अभी हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा था एज अ स्विच और एज अ रेक्टिफायर। अब हम बात करेंगे कि इसके रेजिस्टेंस के बारे में हम कुछ देख लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, जब कोई भी रेजिस्टेंस हमको ऑफर मिलता है, यानी कोई भी हमको रुकावट मिलती है फॉरवर्ड की ओर चलने में, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। यानी जब करंट को आगे की ओर, फॉरवर्ड की ओर चलने में, फॉरवर्ड बायस की ओर चलने में जब उसको रुकावट महसूस होती है, उस टाइप के महसूस रुकावट को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, हिंदी में अवरोध। ठीक है, अवरोधक क्षमता भी बोलते हैं रेसिस्टिव। ठीक, अवरोध, अवरोध मतलब क्या, रुकावट, यानी एन ऑफर्ड। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड फॉर फ्रॉम अ फॉरवर्ड बायस्ड इज नोन एज अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, और जो बैकवर्ड से आएगा, रिवर्स से आएगा, उसको बोलेंगे क्या, रिवर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी ने कमेंट किया था कि सर रिवर्स वोल्टेज बताइए। रिवर्स वोल्टेज ऐसा कुछ होता नहीं है, हम पीक रिवर्स, सॉरी इनवर्स वोल्टेज के बारे में किसी ने पूछा था कमेंट करके, तो मैं उसको उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि भाई लोग, फ्रेंड्स, इनवर्स वोल्टेज कुछ ऐसा होता नहीं है। पीक इनवर्स वोल्टेज होता है, जिसको जिसको पीक रिवर्स वोल्टेज भी बोलते हैं, यानी रिवर्स वोल्टेज को इनवर्स वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा और कंफ्यूजन हो रहा हो, अगर मेरी बातें ना समझ में आ रही हो, तो आप गूगल कर सकते हो, बुक से पढ़ सकते हो, और कहीं देख सकते हो, लेकिन उसी को कहते हैं। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? सही है, आइए आगे बात बात करते हैं। इनवर्स मीन्स रिवर्स। ठीक है, जो माइनॉरिटी कैरियर से होते हैं। खैर छोड़िए, आगे बात करते हैं। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। जब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, तो एक बात बताइए, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जब भी होगा, ठीक है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, तो हम जब डायोड को एसी, जब एसी कर देते हैं करंट, तो कैसा बिहेव करता है, और जब डायोड को डीसी देते हैं तो कैसा बिहेव करता है, दोनों में क्या रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे क्या, दोनों रेजिस्टेंस के डिफरेंस होते हैं? तो आंसर आता है यस सर, डीसी का अलग रेजिस्टेंस होता है, एसी का अलग रेजिस्टेंस होता है। अगर किसी भी कंडक्टर में अगर हम डीसी देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग आएगा, किसी उसी कंडक्टर में अगर हम एसी देते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है फ्रेंड्स, अलग आती है। कहने का मतलब क्या है कि एसी आर
AC की वैल्यू क्या होती है 1.6 DC। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। किसी घर का जो जो आपका सिचुएशन है, घर के आपके रेजिस्टेंस जो है, घर में आप जो भी यूज करते हो इक्विपमेंट अलग अलग, चाहे इंडक्शन मोटर्स हो जाए, चाहे कैपेसिटिव लोड हो, चाहे इंडक्टिव लोड हो, चाहे रेजिस्टिव लोड हो, तो वहाँ पे जो एसी रेजिस्टेंस आएगा, एसी देंगे, उसका ज़्यादा आएगा बजाय जब इन्वर्टर्स उसमें हम करंट देते हैं, एज मतलब एज अ डीसी देते हैं जब उसमें हम, तो वन उसका जो होता है कम होता है। ठीक फ्रेंड्स, कितना कम होता है? आई थिंक वही 80% के आसपास, 20% कम होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए, तो आप एक बताओ, जब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, जब किसी डायोड में हम फॉरवर्ड करंट दे रहे हो तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो लोग कहेंगे कितना रेजिस्टेंस होता है, तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 1 से लेकर 25 तक। सोचिए, 1 से लेकर 25 ओम तक रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि 1 से 25 ओम तक रेजिस्टेंस, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस कैसे? इसको समझने के लिए बड़ा आसान है। जो कॉपर का वायर होता है, ये जो कॉपर तांबे की तार होती है, अगर 1 किलोमीटर का तार है, 1 किलोमीटर लंबी तार है, और 2.5 mm का तार है, ठीक है, 1/4 mm है, 2.5 mm का तार है, तो जब तो 2.5 mm का तार है, 1 किलोमीटर लंबा है, तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो 7.6 ओम होता है, ठीक है। जब उसका 7.6 हो सकता है, तो ये तो सेमी कंडक्टर, इसका तो 1 से लेके 25 तक तो हो ही सकता है, ठीक है, चीजें ओके। अब आप बताओ मुझे, जब उसको एसी देंगे, किसी डायोड को जब एसी देंगे तो वो अलग बिहेव करेगा, उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग ऊपर होगी या नीचे होगी, जो भी अलग होगा। और जो डीसी देंगे तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, वो भी अलग होगी, या फिर उसकी वैल्यू थोड़ा कम होगी या भी ज़्यादा भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो उस केस में क्या होता है कि एसी का अलग रेजिस्टेंस होता है और डीसी का अलग रेजिस्टेंस होता है। कहने का मतलब, मुझे समझाने का यही मतलब था कि जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है वो भी दो तरह के होते हैं। एक डीसी रेजिस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड डीसी रेजिस्टेंस, और एक होता है एसी रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं क्या, फॉरवर्ड एसी रेजिस्टेंस। यानी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज नोन एज अ डीसी रेजिस्टेंस, जिसका हम अभी बात करने जा रहे हैं। पहला टाइप होता है डीसी रेजिस्टेंस, डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, जो भी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मतलब जो फॉरवर्ड बायस में जो भी डायोड होगा, उसमें जो डीसी को जो ऑफर्ड हो रहा है, जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, जो अवरोध, जो रुकावट महसूस हो रही है डीसी करंट को, या उसी को जो महसूस होने, जो रुकावट महसूस हो रही है, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी फॉरवर्ड बायस में जब कोई भी डीसी सोर्स लगाएंगे तो एक रेजिस्टेंस जो ऑफर होता है, रेजिस्टेंस इमर्ज होता है, उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। और वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, वो ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। वो ग्राफ कैसे होता है, ऐसे। इतना जो डिस्टेंस दिख रहा है ना फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं वी नॉट। ये उसके पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करने में जितना वोल्टेज लग गया, उसके बाद अपने आप बढ़ते चला जाता है, और लीनियर, एज्यूम एज अ लीनियर जैसा काम करता है, एग्जैक्टली लीनियर जैसा काम नहीं करता है। इस पे हम वी बना देते हैं और इस पे हम आई बना देते हैं, काम हमारा आसान हो जाता है। या फिर बहुत लोग इसको क्या करते हैं, इसको आई बना देंगे, इसको भी बना देंगे। चलिए, मैं भी हम यही कर देते हैं। ओम्स लॉ में एग्जैक्टली क्या होता है कि हम इसको भी लेते हैं एक्स एक्सिस को, आई एक्सिस को, वाई एक्सिस को आई लेते हैं, इसलिए हमने उसी रूल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। ये ग्राफ हो गया फ्रेंड्स किसका, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डीसी। अब एसी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अगर एसी, सेकेंड नंबर, एसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, तो एसी फॉरवर्ड यहाँ पे इसको ऐसे कर लीजिए फ्रेंड्स, ये इस पॉइंट को हटाइए, इस पॉइंट को बोलेंगे ओ, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी। तो जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डीसी का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो होता है फॉर डीसी, वो क्या होगा फ्रेंड्स, ये वोल्टेज अपॉन में करंट, वोल्टेज कितना है, इतना, तो इतना वोल्टेज यानी ए बी, करंट कितना है, इतना यानी ए सी, इसी को ए बी भी लिख सकते हो, ओ सी, और ओ बी। यही चीज़ तो यहाँ पे, यही चीज़ तो यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। ये होता है क्या, डीसी का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू यहाँ से ग्राफ से निकालते हैं। अब हम बात करते हैं एसी के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स।
एसी वो रेजिस्टेंस है जो थोड़ा सा भी चेंज करने के लिए जो वोल्टेज अप्लाई होता है, थोड़ा सा भी करंट चेंज करने के लिए या थोड़ा सा वोल्टेज चेंज करने के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो चेंजेबल होता है एसी के केस में। एसी केस में क्यों चेंजेबल होता है ये ग्राफ से समझते हैं। हम जो डीसी दिया तो डीसी ऐसे फ्लो होता है, कांस्टेंट जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होता है। तो एक बार जो वोल्टेज या करंट दे दिया कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन जब एसी देते हैं किसी भी डायोड में तो ऐसे ऐसे होता रहता है, यानी कभी ये वैल्यू, 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 यानी उसका वैल्यू क्या ऊपर नीचे होता रहता है, चेंज होता रहता है। जब वैल्यू ऊपर नीचे चेंज होगा, जब करंट चेंज होगा तो रेजिस्टेंस हमारा चेंज होगा। तो उस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, ये फ्लक्चुएटिंग आता है रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसको बोलते हैं कि रेजिस्टेंस एक्चुअली फ्लक्चुएट नहीं करता है, रेजिस्टेंस तो फिक्स होता है, लेकिन उसमें करंट जो है फ्लक्चुएट होता है, पोटेंशियल वोल्टेज भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन करंट क्या फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है, ठीक है। उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम रहता है, वैल्यू सेम रहती है, लेकिन इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इंटेंसिटी कम होने का मतलब क्या, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे फ्लो होके जाता रहता है, ठीक है। स्पीड वही रहती है लेकिन ऊपर नीचे अप डाउन होते रहते हैं, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब एसी गया तो ऊपर नीचे हुआ तो उसकी वैल्यू चेंज होती है, तो उसके ग्राफ में भी ऊपर में उसकी वैल्यू क्या लेते हैं, चेंजेबल वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो उसका जो होता है क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन टाइम, सो चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट को ही बोलते हैं क्या, फॉरवर्ड एसी वोल्टेज रेजिस्टेंस। जैसे ये हमारा ऐसे गया, इस पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट को ले लो ए, इस पॉइंट ले लो बी, एक ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, इसको ड्रॉ करेंगे, इस पे हमने करंट लिया है, इस पे हमने वोल्टेज लिया है। इस बी को यहाँ इस बी पॉइंट पे इसको भी ले लो बी, इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट को इसको बी मत लो, इसको छो ले लो, एल एम, इसको ले लो एन, इसको ले लो जेड, इसको ले लो वाई, या वाई ले लो। इस पॉइंट को, इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पी। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट का सारा खेल है फ्रेंड्स। इस पॉइंट को बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट इसलिए बोलते हैं इस पॉइंट को क्योंकि इसी से जितना ऊपर जाएगा उसी की इक्वल उतना नीचे आएगा। मतलब जब भी हम ऑपरेटिंग पॉइंट कहने का मतलब, ये पॉइंट देख रहे हैं, ये बीच बीच पॉइंट, ये पॉइंट के जितना मैग्नीट्यूड ऊपर उतना ही मैग्नीट्यूड नीचे है, इस पॉइंट को हम ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। उस ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब होता है मिड पॉइंट या क्वालिटी पॉइंट भी बोलते हैं, क्यू पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही वो ऑपरेटिंग पॉइंट है, क्यू पॉइंट या क्वालिटी पॉइंट है। जितना ऊपर मैग्नीट्यूड जाएगा उतना ही नीचे मैग्नीट्यूड जाएगा, नहीं जितना लोअर कट होगा उतना ही अपर कट होगा, उसी पॉइंट को बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट कट। वहां से जो होता है, कोई भी इक्विपमेंट को यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक के, तो अच्छा सा फ्रिक्वेंसी उसको मिलता है, अच्छा सा रिसीव वो करता है। वो बात की बात है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एम्पलीफायर में, ट्रांजिस्टर में क्यों ऑपरेटिंग पॉइंट को यूज करते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस होता है, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में आगे। तो इस पॉइंट को बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। तो एक बात बताइए, इस पॉइंट को ले लो ओ, ओ वाई कह सकते हैं, ओ वाई माइनस इतना रेजिस्टेंस निकालना है, इतना नहीं, बस इतना रेजिस्टेंस निकालना है, इतना करंट, करंट और इतना वोल्टेज निकालना है। तो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, इन यहाँ से यहाँ कितना रेजिस्टेंस रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस को क्या लेंगे, ओ वाई माइनस ओ जेड, यहाँ पे ओ एम माइनस ओ एन, ये हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होगा एसी का, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा पॉइंट है, यहीं से इस चीज़ को समझ में आएगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भैया ये तो समझ में आएगा, इससे बढ़िया वही लिख लेते हैं कि जेड वाई अपॉन में एम एन इजकल टू, ठीक है, क्या हो गया हमारा, ये चेंजेबल, ऐसे लगा डेल्टा, लगा डेल्टा मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, यानी चेंज हो रहा है वो चीज़, ठीक है। वो डी को डेल्टा, इसको डी फॉर डेल्टा, डेल्टा मतलब डिफरेंस यानी चेंज हो रहा है, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, उसको बोलेंगे क्या, ए सी एफ आर, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मेरे टाइम को वेस्ट करते हुए आइए देखते हैं आगे। आइए अब हम बात करते हैं रिवर्स रेजिस्टेंस के बारे में। रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। जब रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ डायोड के बारे में हम बात करेंगे तो एक चीज बताएंगे, जब भी हम डायोड रिवर्स बायस में होगा तो जो रेजिस्टेंस उसमें ऑफर्ड होता है वो क्या होता है, एसी और डीसी।
लेकिन यहाँ पे एसी लेते हैं, डीसी नहीं लेते हैं, क्योंकि डीसी में रिवर्स बायस में क्या हो जाता है फ्रेंड्स कि वो पूरा पूरा जो होता है इन्फिनाइट हो जाता है, खत्म हो जाता है, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस हो जाता है, इस वजह से उसकी वैल्यू को नहीं लेते हैं। लेकिन एसी में क्या होता है, कुछ ना कुछ लीकेज करंट हो जाता है, इसको एसी के रेजिस्टेंस को लेते हैं, लेकिन उसको भी हम एस्टिमेशन या अप्रोक्सीमेट कर देते हैं एसी और डीसी मिला के, और सिर्फ हम क्या करते हैं, रिवर्स रेजिस्टेंस के बारे में ही पता करते हैं। जब कोई भी रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में जो कोई डायोड होता है, तो उसमें जो ऑफर्ड रेजिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं रिवर्स रेजिस्टेंस। यहाँ जो लिखा रिवर्स रेजिस्टेंस, रिवर्स रेजिस्टेंस जो आइडियली की डायोड होता है तो उसका रिवर्स रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट मतलब बहुत ज्यादा अनंत होता है, मतलब ओपन होता है वो सर्किट, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अगर प्रैक्टिकली ऐसा हो जाता तो आज हम जितने भी डिवाइसेज यूज कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी वी नॉट ही वहाँ नहीं होता, फिर तो बहुत कुछ पोटेंशियल बैरियर ही नहीं होते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए हम प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन रिवर्स जो करंट होता है वो रिवर्स बायस में जब हम डायोड को लगाते हैं तो उसमें जो करंट इंड्यूस होता है या उसमें जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है उसी को बोलते हैं रिवर्स रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है फ्रेंड सिलिकॉन और जर्मेनियम अलग अलग। अगर जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम में अगर एक फॉरवर्ड का रेजिस्टेंस है फार है, तो रिवर्स रेजिस्टेंस फ्रेंड्स क्या होगा पता है आपको, 40,000, ठीक है। यानी अगर ये 1 ओम है तो ये 40,000 ओम होगा किसका, रिवर्स रेजिस्टेंस। सोच लीजिए, अगर फॉरवर्ड बायस में वही डायोड एक रेजिस्टेंस का है तो रिवर्स बायस में जर्मेनियम का वही डायोड कितने का हो जाएगा, 40,000 रेजिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन की बात करते हैं तो अगर सिलिकॉन का एफ आर इन फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 1 है तो रिवर्स रेजिस्टेंस क्या होगा, 10 लाख के बराबर होता है। 10 लाख ओम, ओ माय गॉड, सच ए ह्यूज नंबर, इट्स रियली ह्यूज नंबर। यहाँ पे 1 लाख और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 लाख, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा हाईली रेशियो का डिफरेंस है। इसका मतलब कि नियरली नियरली इन्फिनाइट है लेकिन एग्जैक्टली इन्फिनाइट नहीं, यानी बहुत ही मिनिमम लीकेज करंट फ्लो होता है प्रैक्टिकली में, जिसको हमने आपको बताया था माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से जो फ्लो होता है, इसी को बोलते हैं कि रिवर्स करंट, इनवर्स करंट जो लोग पूछ रहे थे, इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। रिवर्स माइनॉरिटी से जो होता है, और यहाँ से आप चीजों को देख लो कि कितना डिफरेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे बात करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ क्रिस्टल डायोड। उसके बाद इक्विवेलेंट जब बात करेंगे तो उसमें सिंप्लीफाइड सर्किट आएगा और इक्विवेलेंट सर्किट दोनों आएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है आज हम अभी बात करते हैं, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आइए देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ क्रिस्टल डायोड। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ क्रिस्टल डायोड हम देखते हैं तो देखते हैं उसके दो पार्ट होते हैं कि अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट होता है, एक होता है सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट। सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट को समझाना बेहद ही आसान है अगर इसको समझ गए आप लोग तो। आइए इस पे बात करते हैं। देखिए खेल खेल में इससे इसको समझ जाएंगे आप, बिना इसके समझाए आप इसको कैसे समझते हो, अब देखो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। अगर हम एक डायोड बनाते हैं, ये पॉजिटिव है टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल का बैटरी है, हमने इसको जोड़ दिया, ये आपको पता है कि जो एरो होता है पॉजिटिव होता है, जो बार होता है वो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल होता है डायोड का। तो ये फॉरवर्ड बायस में है, इसमें आई एस जा रहा है, आई एस नहीं आई एफ इसको बोलेंगे, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा फ्रेंड्स प्रॉब्लम है। आई एफ फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रहा है, ये फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रहा है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज हो रहा जा रहा है वो क्या मिल रहा है, फॉरवर्ड वोल्टेज मिल रहा है वी एफ मिल रहा है, फॉरवर्ड वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। जब इसका हम ये नॉर्मल सर्किट है, डायोडो का सर्किट है, इसको जब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो ये सर्किट मिलता है, इसी का इक्विवेलेंट सर्किट ये है। यही अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट जो बोलते हैं, नॉर्मली डायोड का सर्किट अप्रोक्सीमेट ये होता है, यानी ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये है, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, जो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन देखोगे तो समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये डायोड वहां पे उस डायोड, तीन चीज पर नोट कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। पहला बात क्या है कि जब भी हम करंट देते हैं, ए पॉइंट, जब भी हम इसमें करंट वोल्टेज देते हैं तुरंत जो है कि उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट नहीं हो जाता है, थोड़ा समय लेता है। थोड़ा समय क्यों लेता है कि वो जो पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो टूटने में, वो ब्रेक होने में या डिप्लीट होने में, खत्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पोटेंशियल वहाँ खपत होता है, कम कंज्यूम होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है, पोटेंशियल कंज्यूम होता है, जिस वजह से तुरंत सडन करंट नहीं बढ़ता। दूसरी चीज क्या है फ्रेंड्स, दूसरी चीज ये है कि
ठीक है। तो दूसरा चीज क्या है, इसका मतलब तुरंत जो है कि उसका पोटेंशियल ब्रेक नहीं हो रहा, धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, इसमें कुछ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या इंडिकेट किया गया है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का फार इंडिकेट किया गया है। और वो जो पोटेंशियल जो बैरियर जिसको जो देने पे, वो वोल्टेज देने पे जिसकी वजह से तुरंत इंक्रीज मतलब करंट नहीं होता है, थोड़ा समय लेता है, तो ये वी नॉट हम देते हैं। इसके बाद ही जो है कि करंट हमारा इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, यानी वी नॉट हम पहले देंगे या वी नॉट से अधिक भी देते हैं, तो पहले ये जो हमारा डायोड है वी नॉट लेगा, और वी नॉट लेने के बाद उसका जो पोटेंशियल बैरियर वो डिप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटने के बाद फिर वो करंट बढ़ने, यहाँ बढ़ेगा करंट, यहाँ से यहाँ फ्लो होगा जब इसको वी नॉट मिल जाएगा। और जब ये करंट फॉरवर्ड करंट जब जाएगा ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में, और जब क्योंकि तुरंत तो करंट दे रहे हैं भाई, वोल्टेज दे रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन तुरंत हमको करंट नहीं मिल रहा, तुरंत हमको वोल्टेज नहीं मिल रहा, सडन इंक्रीज नहीं हो रहा, इसका में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, तुरंत इंक्रीज नहीं हो रहा, डिप्लेशन ले रहा है, एज ए रेजिस्टेंस भी काम करता है, एज ए बैरियर भी काम करता है। तो वहां पे जो है कि इसको हम एज एज्यूम कर लिए को आरएफ है, ठीक है, ऐसा एज्यूम किया, ऐसा इक्विवेलेंट, इसका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट यही होता है। लेकिन ऐसा हम इजिली हमेशा यूज नहीं करते, कैसे आइए देखते हैं। ये आर एफ हो गया, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा भाई आर एफ हो गया, फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हो गया। और इसमें करंट दे रहे हैं तो फॉरवर्ड करंट हो गया, और इसमें जो वोल्टेज दे रहे हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज दे रहे हैं, उसमें का कुछ भाग जो है कि वी नॉट ले लेता है, और कुछ भाग यहाँ पे जो है कि एनर्जी लॉस हो जाती है। जैसे कहने में टोटल वी एफ की बात करें तो कितना वोल्टेज, टोटल वोल्टेज वी एफ दिया, फॉरवर्ड वोल्टेज दिए हैं, और कितने के बराबर है, वी नॉट के बराबर है जो वो डायोड ले लिया है, और एक्स्ट्रा जो लिया है आई एफ इन टू आर एफ, ये जो है आर एफ, ये इसके बराबर होगा, यहाँ से बात करें तो, ठीक है फ्रेंड्स। आर एफ की बात करें तो ये आर एफ जो होगा, क्योंकि करंट यहाँ जाते हैं तो लॉस होगा, तो वो टोटल लॉस फॉरवर्ड वोल्टेज का अगर टोटल अगर देखा जाए वैल्यू, तो वी नॉट जो दिया है और प्लस ये जो यहाँ पे लॉस हुआ है, दोनों को मिला के टोटल वैल्यू जो होती है यहाँ पे ये मेंशन होता है, जैसा कि आप लोग को पहले से भी ये चीजें पता है। लेकिन जो ये होगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट, लेकिन अगर इसका हमको इक्विवेलेंट सर्किट ना बनाना हो, डायरेक्ट सिंप्लीफाइड सर्किट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं, तो इसको बनाना तो इसके लिए बहुत आसान, मैंने कहा तो इसको समझ जाओगे तो उसको खेल खेल में समझा दूंगा। आइए खेल खेल में समझते हैं भैया। सिंप्लीफाइड करना यानी सिंपल बनाना ही भैया कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यहाँ करंट क्यों भेज रहे हो, यहाँ पे कैसा रेजिस्टेंस आ गया, थोड़ा दिमाग का हलचल बढ़ा देता, तो इसको हटा दो, इसको हमने हटा दिया, लो भैया हटा दिया, काम खत्म, हमने चुपचाप ऐसे लगा दिया, ठीक है, माइनस कर दिया, एक टर्मिनल यहाँ जोड़ दिया। अब जो ये हमको मिल गया सर्किट, ये कैसा हो गया, सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया, यानी जब इंटरनल रेजिस्टेंस को उसको एज्यूम कर लेते हैं नेग्लिजिबल, यानी ना के बराबर, ना ही मात्र यानी उसका होना ना होना बराबर है, तो उसको हटा लेते हैं, और उसका इसका जो नॉर्मल सिंप्लीफाइड सर्किट जो सर्किट बनाते हैं वो वही होता है सिंप्लीफाइड सर्किट। यानी वी नॉट का वी नॉट हो गया, जो इसको पोटेंशियल बैरियर तोड़ने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वी नॉट, वो यहाँ पर लगा दिए डायोड हटा के, और रेजिस्टेंस हटा ली, इंटरनल रेजिस्टेंस हटा लिए, वही होता हमारा ये क्या, सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका ग्राफ अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट का जो ग्राफ है वो फ्रेंड्स क्या है, इतना जो यहाँ से यहाँ जो गैप दिख रहा है वो गैप है जो वी नॉट को देने में जो वोल्टेज लगा, जो वोल्टेज यूज हो गया यहाँ से यहाँ जाने में, क्योंकि यहाँ से यहाँ बैरियर टूटा, बैरियर टूटने में तुरंत करंट बढ़ा, तो तुरंत करंट नहीं बढ़ा, तिरछा बढ़ा, तिरछा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा था पहले, वो रेजिस्टेंस एनर्जी खपत कर रहा था, खींच रहा था रेजिस्टेंस एनर्जी, इस वजह से ये तिरछा हो रहा था, यानी लीनियर तो था लेकिन स्ट्रेट नहीं था, तिरछा था, स्क्यू था। लीनियर मतलब होता है क्या, ऐसे, और स्ट्रेट मतलब होता है ऐसे, सीधा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं कैसे स्ट्रेट होगा, बिल्कुल बात करेंगे, ठीक है। अभी हमने जो एक सिंप्लीफाइड सर्किट का ग्राफ बनाया है, अब अगर सिंप्लीफाइड सर्किट का ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वो हो जाएगा स्ट्रेट, ये ऐसे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो रेजिस्टेंस जो एनर्जी ले रहा था, जो वोल्टेज ले रहा था, एक्स्ट्रा जो ड्रॉप हो रहा था, वो ऐसे तिरछा जा रहा था, वो जल्दी जल्दी वो ड्रॉप एक्स्ट्रा नहीं होगा, यानी कि सिर्फ करंट बढ़ेगा, ड्रॉप कहीं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे तो करंट नहीं बढ़ रहा था, वोल्टेज भी ड्रॉप हो रहा था, देख रहे थे आप, लेकिन यहाँ पे क्या है कि करंट ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, सिर्फ करंट बढ़ेगा, तो करंट बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई और रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड सर्किट है इस वाले डायग्राम का, ठीक है फ्रेंड्स। ये था हमारा अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, फिर हमने देखा सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम बात करेंगे आइडियल सर्किट। आइडियल सर्किट के बारे में मतलब कि वहाँ पे ये वी नॉट भी नहीं होगा, तुरंत देंगे एज ए कंडक्टर, कोई भी डायोड एज ए कंडक्टर जब बिहेव करता है तो उसको बोलते हैं कि आइडियल इक्विवेलेंट, आइडियल सर्किट। और आइडियल सर्किट का मतलब क्या होता है, कोई भी डायोड एज ए कंडक्टर काम करने लगता है, और जब कंडक्टर काम जैसा काम करने लगेगा तो उसमें डायोड यहाँ पर वी नॉट होगा ही नहीं,
और जब वी नॉट नहीं होगा फ्रेंड्स, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कि वो एज अ कंडक्टर, वो कंडक्टर है। कहने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे ऐसे करंट दिया और यहाँ से ये निकल गया, ये आई एफ हो गया, ये आई एफ हो गया, और यहाँ से यहाँ वी एफ हो गया। यहाँ जो डायोड था वी नॉट, वो हट गया, खत्म हो गया, क्योंकि वो आइडियली प्रैक्टिकल जो है कि उसमें रेजिस्टेंस जीरो हो गया। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ मिलेगा वो फ्रेंड्स क्या मिलेगा, ये हो गया आपका आई एफ, ये हो गया आपका वी एफ, और इसका जो रेजिस्टेंस ग्राफ मिलेगा वो इस पे ही मिलेगा, वो इस पे ही मिलेगा। इतना बोल्ट, इतना जो वी नॉट खत्म हो रहा था ना पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करने, वो ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं वो। तो डायरेक्ट यहीं से क्या होगा, वोल्टेज लगेगा बढ़ने, मतलब करंट लगेगा बढ़ने, वोल्टेज जरूरत, वोल्टेज छोटे वोल्टेज पे करंट बहुत तेजी से लगेगा बढ़ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा यहाँ पे ये आइडियल का केस था, आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट, आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है फ्रेंड्स, आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके पार्ट्स को। फ्रेंड्स क्रिस्टल डायोड एज अ रेक्टिफायर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्रिस्टल डायोड रेक्टिफायर के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें और, जो पीछे जो आइडियल डायोड के बारे में हम बात किया था, जो हम ग्राफ बनाते हैं फ्रेंड्स, वो ग्राफ जो बनाते हैं जो डायोड का होता है वो सिंप्लीफाइड सर्किट का ही बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब जो भी हम यूज़ करते हैं आज ज़माने में, या जो प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, वो सिंप्लीफाइड सर्किट का ही जो होता है, इक्विवेलेंट सर्किट जो बनाते हैं वो सिंप्लीफाइड सर्किट का ही होता है, इक्विवेलेंट सर्किट, जिसका जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है या फिर तिरछा होता है। तो स्ट्रेट जो आपको होता है वो लीनियर होता है। ठीक है, वो आर जो होता है वहाँ पे ड्रॉप नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, आइए, और आइडियल जब भी हम डायोड लेंगे तो अगर होता मान लीजिए, तो ऐसा उसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता, वो सारा वेस्ट हो जाता है। आज हम जितना टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो भी डायोड को यूज़ कर रहे हैं हमारे सेमी कंडक्टर में, चाहे वो टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, लैंप हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, एम्पलीफायर हो गया, ऑसिलेटर हो गया और एम्पलीफायर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, सिग्नल हो गया, रिपीटर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कि नहीं बन पाती अगर ये ऐसा प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल हो जाता तो, जो कि आइडियली है। ठीक है फ्रेंड्स, छोड़िए उस चीज़ को, आइए हम बात करते हैं क्रिस्टल डायोड रेक्टिफायर। क्रिस्टल डायोड रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे आज हम, देखेंगे तो क्रिस्टल डायोड रेक्टिफायर क्या है। तो जब जो इसका एप्लीकेशन या फिर यूज़ क्या है, एसी से डीसी में जो कन्वर्ट कर देता है, जो बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए या सर्किट के लिए जो ज़रूरत होता है, डीसी, एसी को डीसी बना के उसमें काम करता है। ठीक है, और हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में अंतर क्या, फुल वेव रेक्टिफायर जो है कि पूरा पूरा जितना लोअर हाफ और अपर हाफ एसी सिग्नल को दोनों को जो है कि वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है, उसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। और हाफ रेक्टिफायर मतलब सिर्फ और सिर्फ अपर कट के या अपर हाफ जो होता है उसी के एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए उसको अपर हाफ बोलते हैं। ये चीज़ें नहीं समझ में आई जो मैंने बोला, आगे समझ में आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में हम फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी अभी आज ही इसी क्लास में पढ़ेंगे। हाफ रेक्टिफायर, हमने ऐसी सिग्नल दिया, ये ट्रांसफार्मर है, ध्यान समझिएगा, ये ट्रांसफार्मर है, हमने ऐसी सिग्नल दिया ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर ऐसी सिग्नल इसमें दिया, यानी पता है आपको इसमें जो करंट देते हैं, इसके करंट की वजह से इसमें वोल्टेज जो होता है इंड्यूस होता है, म्यूचुअल इंडक्शन आपको जो होता है आपको पता होगा, और बैक ईएमएफ भी हो जाता है। बैक ईएमएफ क्यों होता है, सेल्फ इंडक्शन से होता है। ठीक है, उसके बारे में हम मशीन्स में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अभी यहाँ नॉर्मल सी बात करते हैं। यहाँ सिग्नल दिए, यहाँ ट्रांसमिट हुआ सिग्नल, यहाँ भी इन जो सिग्नल यहाँ दिया वो जो वोल्टेज यहाँ दिया वोल्टेज यहाँ मिला। अब यहाँ से मान लो अपर हाफ जा रहा है तो यहाँ भी अपर हाफ में जाएगा सिग्नल, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, अपर हाफ में फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। और फॉरवर्ड बायस में होने के बाद जो लोड हमारा है, जो वी आउट, जो लोड रेजिस्टेंस है, जो इसको जरूरत है वोल्टेज की डीसी की, वो वहाँ पे जाएगा, उसको डीसी मिल जाएगा और वो यहाँ से वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर रिवर्स बायस या नीचे में ये ऊपर वाला भी इतना दिए थे, अब यहाँ से यहाँ जो देंगे सिग्नल तो यहाँ से जाएगा और यहाँ से इंड्यूस होकर फिर ऐसे मूव करेगा, और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, यानी ये रिवर्स बायस हो जाएगा। और रिवर्स बायस होने के बाद क्या होगा, ये कनेक्शन यहाँ से कट जाएगा और वो वहाँ पे गैप हो जाएगा, यानी वहाँ पे उसको कोई भी सिग्नल या कोई भी वोल्टेज या कोई भी करंट, कोई भी इम्पल्स नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर एसी देंगे ये पॉजिटिव वाला, तो फिर वहाँ जाएगा, यानी जो पहले वाले में बताया था मैंने, तो ये बस अपर का कट ही, अपर का जो भाग है उसी को लेगा, इसलिए इसको हाफ में रेक्टिफाई, जो ये वाला पार्ट है वही यहाँ पे मिल रहा है और ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो दे रहे हैं जितना उसका आधा मिल रहा है, यानी अपर पार्ट सिर्फ मिल रहा है, लोअर पार्ट नहीं मिल रहा है।
इसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है और इसकी एफिशिएंसी जो होती है फ्रेंड्स वो कितनी होती है, 40.6% की एफिशिएंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की। ठीक है, ये तो हो गया इसके ऑपरेशन के बारे में। इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यही कि भैया जहाँ पे थोड़ा बहुत डीसी चाहिए वहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे 40% एफिशिएंसी से काम चल जाए तो वहाँ एक ही डायोड लगा के हम काम कर सकते हैं, हमारा काम सस्ता हो जाएगा। जबकि डायोड सस्ते मिलते हैं उसके बाद भी एक ही डायोड का हमारा क्या है काम होगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज की बात करें, एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करते हैं, पहला डिसएडवांटेज क्या है फ्रेंड्स इसका, कि ये जो पल्सेटिंग देता है, पल्सेटिंग कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो जो डीसी मिलता है उसमें उसकी फ्रिक्वेंसी एसी की इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, यानी जो आउटपुट मिल रहा है, फ्रिक्वेंसी जो मिल रहा है वो डीसी की फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है। 50 हर्ट्ज का ये है फ्रिक्वेंसी, जिसका फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज का होता है। इसलिए जो होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है हमें, ये प्योर ऐसा नहीं मिलता है, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है, मतलब वेरिएशन या वाइब्रेशन उसमें मिलता है। और फिर तो उसकी वजह से हमको क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो हमारा खर्च बढ़ जाता है, क्योंकि हम फिल्टर सर्किट लगाते हैं। तो एक्स्ट्रा फिल्टर सर्किट लगाने का जो खर्च होता है वो खर्च बढ़ जाता है फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर पहला काम क्या, पल्सेटिंग मिलेगा, यानी जो फ्रिक्वेंसी एसी की होगी वही फ्रिक्वेंसी जो आउटपुट डीसी वोल्टेज मिलेगा हमको वो मिलेगा, उसकी होगी। दूसरा दूसरा जो इसका खामी है वो फ्रेंड्स क्या है कि हमको एक्सटर्नल जो है कि फिल्टर सर्किट लगाना पड़ता है, चोक को चाहे कैपेसिटिव जो भी फिल्टर सर्किट यूज़ करना अलग से यूज़ करना होता है हमको प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए। तीसरा, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, हम दे रहे हैं कहाँ 100, मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 40.6%, जो कि बहुत ही बेकार है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसीलिए तो इसको हम उतना यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम क्रॉस करते हैं। और फिर हम आगे बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। उसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि उसकी एफिशिएंसी जो होती है इसकी जस्ट डबल हो जाती है, यानी 80 या 81.2 हो जाती है उसकी स्पीड। इस वजह से जो है कि उसको हम इस्तेमाल। फ्रेंड्स अब हम एफिशिएंसीज के बारे में बात करते हैं। जो 40.6% एफिशिएंसी है वो कहाँ से, एसएससी जेई जो टायर 2 है, यानी जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार प्रूव करने के लिए, तो वहाँ से हम एफिशिएंसी यहाँ से हम निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, डीसी डीसी मिल रहा है, जबकि दे क्या रहे हैं एसी। ठीक है, चलिए तो आइए पहले डीसी के बारे में देख लेते हैं फिर एसी के बारे में देखते हैं। यहाँ से डीसी के बारे में पता करते हैं। ये जो मैक्सिमम जो करंट होता है उसका, या करंट देते हैं तो मैक्सिमम करंट तो बोलते हैं आई एम, और वी एम जब वोल्टेज देते हैं मैक्सिमम तो उसको बोलते हैं वी एम। एम फॉर मैक्सिमम जो वोल्टेज दे रहे हैं तो एम फॉर मैक्सिमम स्टैंड करते हैं यहाँ पे, और आई फॉर यहाँ पे मैक्सिमम करंट मैक्सिमम हो जाता है तो आई एम, और वोल्टेज मैक्सिमम हो जाता है तो वी एम। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात बताओ आप लोग, डीसी जब एसी को डीसी में, या डीसी को एवरेज वैल्यू कहते हैं, डीसी को ही ए एवरेज वैल्यू इक्वल टू होता है आई डी सी। ठीक है, या वी ए भी इक्वल टू होता है वी डी सी। ठीक है, तो ये बताइए वी एवरेज वैल्यू, या ये वी आई एम या वी, या जो आई जो भी दिया हो उसका निकालना है, वी निकालना, वी एवरेज निकालना। कैसे निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, आपको पता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है वी एम बाई पाई। वी एम बाई पाई होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्मूला, आपको पता होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, ठीक है वोल्टेज हो गया, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, या फिर आई एम बाई पाई, ये हमारा करंट हो गया। एवरेज निकाल रहे हैं हाफ रेक्टिफायर का। आरएमएस एसी जब निकालते हैं, एसी हमेशा आरएमएस में होता है, तो आरएमएस जब निकालते हैं फ्रेंड्स, तो एसी जब निकालते हैं एसी हमेशा आरएमएस में होता है, आपको पता है एसी जो हमारे घर में है तो आरएमएस होने होता है। तो उसका जो होता है वी एम बाई 2 या आई एम बाई 2। ठीक है, ठीक है, आई एम बाई 2 या वी एम बाई 2। और ये फुल वेव रेक्टिफायर में यहाँ 2 वी एम हो जाता है, और यहाँ पर अंडर रूट हो जाता है आर एम एस में। ठीक फ्रेंड्स, वो फुल वेव रेक्टिफायर के पढ़ाऊंगा एफिशिएंसी तो देखेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आई एम की बात करें, तो अगर हम बात करते हैं अ, इसके एफिशिएंसीज के बारे में, आउटपुट के बारे में, आउटपुट पावर जिसको बोलते हैं, तो आउटपुट पावर मतलब क्या होता है, वी इंटू आई, वी इंटू आई होता है। चलिए ठीक है, या वी इंटू आई नहीं हो सकता, आई स्क्वायर आर भी कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर भी कर लेते हैं। चलिए आई क्या होगा, ये डीसी की वैल्यू क्या है, आई एम बाई पाई का होल स्क्वायर,
अपन डीसी है तो डीसी, और डीसी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लोड के रेजिस्टेंस को लेगा, जबकि एसी जो होता है क्या होता है, वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को भी लेके चलता है, आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो ये अपॉन में इंटू आर एल अपॉन में एसी का क्या है करंट का, एसी का करंट क्या है फ्रेंड्स, आई एम बाई टू स्क्वायर इंटू आर एल प्लस आर एफ, ठीक है। अब ठीक, अपॉन में भी आर एल, अपॉन में भी फ्रेंड्स होता है, अपॉन में, ठीक है, उसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। आर एफ आर एल से बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं, और इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, जब सॉल्व करते हैं, तो वहाँ जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, 0.406, और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं एफिशिएंसी परसेंट, तो 40.6 होता है। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना परसेंट हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, एफिशिएंसी होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का। आई होप यहाँ से आप समझ पाए होंगे। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर फ्रेंड्स क्या होता है, दो तरह के होते हैं। पहला होता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो हम आज दोनों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, उसकी वजह से हम इस वीडियो को कुछ और पार्ट्स इसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। आज हम यहाँ पर फिलहाल यही पढ़ते हैं, सेंटर टैप रेक्टिफायर के बारे में और उसके फॉल्ट्स के बारे में समझेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में समझेंगे, और ब्रिज रेक्टिफायर के फॉल्ट्स के बारे में समझेंगे, फिर फुल रेक्टिफायर के पूरे एफिशिएंसी के बारे में समझेंगे। उसके बाद फिर फ्रेंड्स अगर वीडियो उसमें उस वाले में वीडियो का लंबा नहीं हुआ फ्रेंड्स, तो फिर हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फिल्टर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, और फिल्टर सर्किट पूरा कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे वोल्टेज डबलर, जो वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को घटाने वाला, तो आपको पढ़ी हुई जेनर डायोड के बारे में। तो हम इस चीज़ के बारे में समझेंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, और चैप्टर को समापन के बाद इस चैप्टर के जो मेन जो लास्ट जो है क्वेश्चन है एमसीक्यूज है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम फुल्ली विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। आइए बात करते हैं फुल रेक्टिफायर के बारे में, जो सेंटर टाइप होता है, दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेंटर टाइप के बारे में, ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में नहीं बात करेंगे। इस चीज़ को मैंने रब कर दिया, मिटा दिया। आइए बात करते हैं फुल रेक्टिफायर जो होता है सेंटर टैप रेक्टिफायर। सेंटर टैप रेक्टिफायर नाम इसलिए कहते हैं क्योंकि सेंटर में टैप होता है, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल के सेंटर में टैप होता है, जो लोड रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उसको बोलते हैं सेंटर टैप। हमने एसी दिया, यहाँ पे एक फ्यूज होता है, फ्यूज का सिंबल, यहाँ फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज लगाने का रीजन है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, ओपन सर्किट हो जाए। शॉर्ट सर्किट हो जाए, ओपन सर्किट में काम नहीं करेगा, शॉर्ट सर्किट में क्या हो जाएगा, ये फ्यूज ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लो आउट हो जाएगा। ब्लो आउट होने से क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम, हमारे दोनों डायोड और लोड हमारा क्या होगा, बच जाएगा, और ट्रांसफार्मर में खराब होने से बच जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी खराब हो चुका है शॉर्ट होने की वजह से, और ज़्यादा ना खराब हो जाए, इसका टेल वेल जो लीक न कर पाए, इसलिए हम फ्यूज लगाते हैं कि भैया कनेक्शन तोड़ दो, कट जाए कनेक्शन, काम खत्म हो जाए, सेफ सब लोग से हो जाए। ठीक है, फ्यूज का मेन काम है सेफ्टी, और कोई अलग पर्पज नहीं है। ठीक है, हमने एसी सिग्नल दिया, तो पहले जो हमने एसी सिग्नल दिया ऐसे गया, तो ऐसे जैसे ही गया तो इस वाले में करंट वोल्टेज इंड्यूस होगा, इस वाले में वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो यहाँ देख रहे हो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका डायोड का, तो यहाँ से करंट ऐसे जाएगा और ऐसे 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 फ्लो होगा। बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ से ऐसे करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, और इंड्यूस होकर इसमें वापस चला जाएगा। ये होता है प्रोसेस। ठीक है, दूसरे में क्या है, जब ये ऐसे जाएगा मूव करेगा, तो यहाँ से इसमें करंट जाएगा, तो फिर इसमें जब करंट जाएगा, जब इसमें करंट जाएगा तो ऐसे करंट जाएगा, 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 फिर इसमें इंड्यूस हो जाएगा। यानी हर हर चीज़ में क्या है फ्रेंड्स, कि इसको हाफ हाफ वाले में ऊपर, हाफ ऊपर या हाफ लोअर वाले केस में है, इसको जो है कि वोल्टेज मिल ही रहा है, और वो कौन सा वोल्टेज मिल रहा है, वी एम, जो इसका मेन जो वोल्टेज है पीक वाला, यही यहाँ पे इसको मिल रहा है वी एम। यहाँ वी एम मिल रहा है और यहाँ भी वी एम मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? हर केस में क्या हो रहा है, इसको वी एम मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जो जो आप एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे आप, कि यहाँ पे सेंटर टैब है, यहाँ पे फुल जो प्राइमरी कॉयल है, उसका पूरा इंड्यूसिव आधे में हो रहा है। अगर पूरे में होगा तो पूरे में होगा तो 2 वी एम हो जाएगा। 2 वी एम होने का मतलब क्या है, कि अगर पूरा इंड्यूस मान लो ये कहीं शॉर्ट हो गया, ठीक है, शॉर्ट होने के बाद तो पूरा पूरा जो वोल्टेज है 2 वी एम यहाँ से गुजरेगा, और 2 वी एम यहाँ से भी गुजरेगा। एट अ केस जब यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से भी गुजरेगा।
तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स कि इसका जो है कि ये अगर इसका PIV पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है वो कम होगा 2 VM से, ये ब्लो आउट हो जाएगा, जल जाएगा। यानी जो हमारे डायोड की रेटिंग होगी, PIV रेटिंग होगी, वो 2 VM से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो डायोड की रेटिंग होगी फ्रेंड्स वो क्या होगी, 2, यहाँ पे PIV क्या होता है, PIV जो होता है 2 VM के बराबर होगा। ठीक है, आधे में 1 VM तो आधे में 1 VM, दोनों मिलाकर 2 VM। अगर कहीं फॉल्ट होता है तो 2 2 VM एक साथ निकलेगा, तो हमारे जो हमारा जो डायोड का रेटिंग और PIV रेटिंग होगा 2 VM से कम नहीं होना चाहिए। तो कोई भी इन द केस कोई फॉल्ट होता है तो डायोड हमारा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, पहले वाले में D1 से, ये वाले से D1 में डायोड की वजह से इसमें करंट RL में करंट वोल्टेज गया। फिर डायोड इस वाला जो जो लोअर कट है वो डायोड 2 की वजह से इसमें करंट गया। फिर अपर कट में डायोड 1 से, फिर लोअर कट में जो है डायोड 2 से। तो ये फिगर बना दिया है कौन सा जो है ग्राफ को किस वाले में कौन सा डायोड मिल रहा है। इस वाला जो डायोड, ये जो करंट मिल रहा है डायोड 1 से, ये जो करंट मिल रहा है डायोड 2 से, ये जो करंट मिल रहा है डायोड 3 से, और ये जो करंट मिल रहा है डायोड 3 से 4 से मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज था हमारा क्या, फ्यूज, हाँ सॉरी, ये हमारा था फुल रेक्टिफायर है। अब बात करते हैं दूसरे की चीज, इसका एडवांटेज क्या, एडवांटेज भैया ये है कि जो वहाँ पे इसको फुल रेक्टिफायर मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइज कर ले रहा है, और हमको 81.2% एफिशिएंसी दे रहा है, यानी 100 वोल्ट दे रहे हैं तो हमको 81.2 वोल्टेज DC मिल पा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप इसका, ये इसका हो गया क्या, पॉजिटिव थिंग, यानी एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज में फ्रेंड्स क्या है, पहला पॉइंट डिसएडवांटेज में क्या है कि हमको 2 डायोड यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया। डायोड मानते हैं अभी सस्ता था, जब समय जिस समय ये निर्माण हुआ था, ये डिस्कवर हुआ था, तो उस समय डायोड तो महंगा हुआ होगा। ठीक है, तो डायोड एक्सपेंसिव, एक एक्स्ट्रा डायोड की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज क्या, बहुत डिफिकल्टीज होती है कि उसको सेंटर जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसको सेंट्रल टैब या सेंटर बीचों बीच लगाना, सेकेंडरी कॉइल के सेंटर टैब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बहुत कठिन होता है। ठीक है, दूसरा चीज, तीसरा चीज क्या है फ्रेंड्स कि इसका जो फ्रिक्वेंसी, इसमें भी पल्स सेटिंग आता है, इसमें 100% DC नहीं मिलता, इसमें भी पल्स सेटिंग आने की वजह से क्या होता है, हमको एक्स्ट्रा फिल्टर सर्किट यूज करना होता है। एक्स्ट्रा फिल्टर सर्किट यूज करने से डिस्टॉर्शन जो होता है, जो पल्सेटिंग होता है वो हटता है, यानी एक्स्ट्रा जो हमको खर्च आता है क्या होता है, फिल्टर सर्किट का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो इसका जो फ्रिक्वेंसी होगा जितना हम दे रहे हैं एफ इन का, वही एफ आउट का फ्रिक्वेंसी, यानी जो निकल रहा है वो भी इसकी, मतलब जो इसका फ्रिक्वेंसी होगा वही इसका फ्रिक्वेंसी होगा, फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो फुल रेक्टिफायर हो चाहे हाफ रेक्टिफायर हो। ये था इसके कुछ बेसिक्स चीजें, इसका ऑपरेशंस मैंने बता दिया आपको, इसके ग्राफ्स को मैंने बता दिया फ्रेंड्स। इसके बाद हमने हाफ रेक्टिफायर के बारे में, PIV रेटिंग के बारे में बता दिया, इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज के बारे में बता दिया। PIV रेटिंग दो दो VM से कम होगा, 2 VM से, तो डायोड हमारा जल जाएगा। PIV रेटिंग, PIV क्या होता है, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो रिवर्स बायस में जो मैक्सिमम वोल्टेज देते हैं जिसकी वजह से उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो वोल्टेज क्या होगा, ब्रेकआउट, डायोड हमारा खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उस वोल्टेज को कम हमको रखना है, ये उसी को बोलते हैं PIV। तो उस PIV रेटिंग, उस PIV पॉइंट से हमें क्या, हमेशा वोल्टेज क्या है, डायोड को क्या है कि कम रखना है। तो उस PIV रेटिंग को भी बढ़ा देते हैं, वोल्टेज के पावर को भी बढ़ा देते हैं, ताकि ज़्यादा ज़्यादा वो एनर्जी झेल सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो डिस्टॉर्शन, मतलब वोल्टेज झेल सके, इसीलिए उसको PIV रेटिंग 2 VM से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए कुछ बातों ही बातों में हम देख लेते हैं इसके फॉल्ट्स के बारे में, फुल रेक्टिफायर के फॉल्ट्स के बारे में देख लेते हैं क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। इससे मेनली आप ध्यान से देखोगे तो कितने फॉल्ट हो सकते हैं फ्रेंड, 3 फॉल्ट हो सकते हैं। कितने फॉल्ट हो सकते हैं, 3 फॉल्ट हो सकते हैं। पहला जो फॉल्ट होगा वो फॉल्ट क्या होगा फ्रेंड्स, या ये या फिर ये, ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी शॉर्टेड हो जाएगा कॉयल। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉयल में से कोई एक या दोनों नहीं, कोई एक शॉर्टेड हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने से क्या, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा इसी में या फिर इसके में ही फ्लो होने लगेगा, ये यहाँ लोड के पास नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर खुद के कॉयल में लगे, जब ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा तो हीटअप बहुत ट्रांसफार्मर हो जाएगा। हीट होने से, हीट बढ़ते 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 क्या होगा, ये फ्यूज उड़ जाएगा, ब्लो आउट हो जाएगा, जल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही फ्लो ब्लो आउट हो जाएगा, हमारा ट्रांसफार्मर का कनेक्शन जो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और हमारा डायोड और लोड हमारा क्या होगा, बच जाएगा। पहला फॉल्ट जो होता है वो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में कॉइल में शॉर्ट सर्किटेड या शॉर्टेड जिसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है हमारा ओपन,
प्राइमरी। और दूसरा जो पॉइंट होता है फ्रेंड्स क्या होता है, वो होता है ओपन। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में से कोई एक जब ओपन हो जाएगा, जब ओपन हो जाएगा थोड़ी फ्यूज ब्लो आउट होगा, ओपन और फ्यूज ब्लो आउट तो होगा नहीं। यानी जब ओपन हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा तो हमें पता, यहाँ पे देखेंगे भाई कनेक्शन तो मिल नहीं रहा है, वोल्टेज मिल नहीं रहा है, लोड पे देख रहे हैं, लोड भाई बत्ती उत्ती जली नहीं रही हमारी, या कुछ मोटर नहीं चल रहा है, लोड में क्यों क्या प्रॉब्लम है। तो फिर हम क्या करेंगे कि एक रेजिस्टेंस का टेस्ट करेंगे। ठीक है, रेजिस्टिव रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसकी जो प्राइमरी का जो इनकमिंग और आउट गोइंग जो करंट है टर्मिनल, उसमें जो लगा देंगे, ठीक है, वो जो इक्विपमेंट है जिसको बोलते हैं रेजिस्टिव टेस्ट, उसको देखेंगे और देखेंगे रेजिस्टेंस कितना दिखा रहा है। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट दिखा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, इसका मतलब कि ओपन हो गया। या इसमें सेकेंडरी में भी चेक करेंगे, उसमें किसी ये दोनों में से एक दिखा देता है, दिखा देगा, इसका मतलब क्या, ओपन हो गया है। सेकेंडरी या प्राइमरी में से कोई एक कॉइल ओपन होने का मतलब है कि वो काम नहीं करेगा, इसका मतलब दोनों में से किसी को भी, मतलब लोड को हमारे क्या होगा, वोल्टेज या करंट नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा फॉल्ट जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है, वो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जब शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी जब दोनों शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट होने से क्या होता है, ट्रांसफार्मर के केसिंग में, ट्रांसफार्मर केसिंग मतलब जो कोर होता है उसमें वो टच होने लगता है, ट्रांसफार्मर केसिंग यानी कोर में टच होने लगता है। ट्रांसफार्मर कोर में टच होने से क्या होता है, ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और ये ब्लो आउट हो जाता है और ट्रांसफार्मर करंट भी आता है। उस सिचुएशन में जाकर छू देंगे तो हम भी निकल लेंगे। ठीक है, मतलब कहाँ आपको पता है कहाँ निकल लेंगे हम लोग। तो ठीक है, तो उसको छूना नहीं है। उस समय कैसा टेस्ट करेंगे, तो उसमें सेम वही रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे कि इसके टर्मिनल उसके टर्मिनल को जोड़ेंगे, टेस्ट करेंगे इनकमिंग आउट टर्मिनल प्राइमरी के, देखेंगे भैया रेजिस्टेंस तो जीरो दिखा रहा है, इसका मतलब शॉर्ट हो गया। या फिर इसको देखेंगे, देखेंगे भाई इसको देखेंगे भी दोनों जीरो दिखा रहे हैं, दोनों शॉर्ट हो गया। ठीक है, जबकि पहले वाले में क्या था, एक में जीरो दिखाएगा एक में नॉर्मल दिखाएगा, इसका मतलब कोई एक ही शॉर्ट हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ें होती हैं ट्रांसफार्मर की। कुछ फॉल्ट्स होते हैं या फिर कुछ फॉल्ट्स क्या होते हैं, डायोड में फॉल्ट हो जाता है, ये डायोड में फॉल्ट हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा वीआईबी रेटिंग कभी कम हो जाता है, या बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाता है, बिजली गिर जाता है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ जाता है अचानक से। तो कोरोना की वजह से, कोरोना कोविड-19 वायरस वाला नहीं, कोरोना वो कोरोना जो बिजली गिरने से होता है, चार्ज बहुत ज़्यादा आ जाता है, उस कोरोना की बात कर रहे हैं, यस दैट कोरोना। तो अगर इस पे गिर जाता है बहुत ज़्यादा, वो करंट फ्लो होने लगता है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, मान लीजिए फ्यूज़ नहीं काम किया अच्छा, अगर फ्यूज़ में जंग लग गया है, उसकी कंडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं रही, बहुत ज़्यादा करंट उसमें गुजर जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा डायोड जल जाएगा। ठीक है, भाई डायोड टू बी एम चाहिए। ठीक है, डायोड हमारा जल गया या रेजिस्टेंस जल गया। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम डायोड जलता है, डायोड खराब हो सकता है, डायोड जल गया, डायोड को फिर रिप्लेस करते हैं नया डायोड से, उसको बना नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ बेसिक से फॉल्ट्स थे। आगे इसके बारे में हम इसकी एफिशिएंसीज के बारे में फ्रेंड्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट क्लास में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।